नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन अभी तक मैं कहूँ कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के समुद्र के अंदर घुसे नहीं हैं। वी आर जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड एंड प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स टू डाइव इनटू अ लार्ज एंड डीप सी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। हम अभी तैयारी कर रहे हैं, हम अभी अपने हथियार कस रहे हैं। सो वी आर डिस्कसिंग पैसिव डिवाइसेस। जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर किसी को पता है इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं पता लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी एक्टिव डिवाइसेस, पैसिव डिवाइसेस। एक्टिव डिवाइसेस पर जाने से पहले वी मस्ट डिस्कस ऑल द पैसिव डिवाइसेस। और रजिस्टर की बात हम कर चुके हैं, कैपेसिटर की बात हम कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडक्टर। तो हम इंडक्टर की बात करेंगे और इससे अगली वीडियो के अंदर वी विल टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मर, और उसके बाद हम अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स का समुंदर है उसमें एंटर कर जाएंगे। सो इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर इज़ बेसिकली अ डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मैग्नेटिक एनर्जी और करंट। जो करंट को या मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है डिवाइस, उसको हम बोलते हैं इंडक्टर। और इसकी जो ये प्रॉपर्टी है टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी, कैपेबिलिटी ऑफ एनी कॉइल टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इंडक्टेंस। सो ये कहाँ से ये सब कुछ आया? तो फैराडे अंकल थे तो उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। और इससे पहले कि मैं उनके एक्सपेरिमेंट्स की बात करूं, लेट मी लिटिल बिट डिस्कस अबाउट फैराडे। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ही वॉज ऑफिशियली एन इलिटरेट पर्सन। मैंने इलिटरेट वर्ड यूज़ किया है, अनएजुकेटेड नहीं यूज़ किया, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन लिटरेसी आर सेपरेट टर्म्स। सो टेक्निकली अगर मैं बात करूं कि मतलब हम लोग ऑफिशियली अगर बात करें तो ही वॉज एन इलिटरेट पर्सन। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने जस्ट लोअर क्लासेस की एजुकेशन जो थी वही हासिल की थी। और बिकॉज ही बिलोंग टू पुअर फैमिली, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे पढ़ने के लिए, तो वो एक बुक बाइंडिंग शॉप पर काम किया करते थे। वहाँ पर उनको शौक था पढ़ने का, तो वो वहाँ पर जो भी बुक्स आती थी बाइंड करते थे, उनको पढ़ लेते थे। सो हम्फ्री डेवी जो थे, उनके लेक्चर्स उनको बहुत पसंद थे। उनके लेक्चर्स को पढ़ के उन्होंने एक बाइंड करके एक बुकलेट बना दी और उनको प्रेजेंट कर दी। सो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। और जैसे ही डिस्कशन हुई उन्हें लगा कि बंदे में दम है, बंदे के अंदर नॉलेज है। सो उन्होंने उनको क्योंकि टेक्निकली उनको कोई ओहदा जो है या कोई मैं कहूँगी डेजिग्नेशन नहीं प्रोवाइड की जा सकती थी, तो उन्होंने एज असिस्टेंट अपनी लैब में वहाँ पर उनको रख लिया। तो वहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स करते उन्होंने मोटर बना दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पूरी कहानी खड़ी कर दी। तो वहीं से अगर मैं बात करूँ तो जो फैराडे ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्या था वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? ही टुक अ कॉइल, जिसको आप सोलेनॉइड भी बोलते हैं, और उन्होंने इसके साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच किया हुआ था। और सपोज इसकी रीडिंग 0 पर है, और एक मैग्नेट उन्होंने लिया, और वो मैग्नेट का पीस जब वो उसके पास लेकर आए उस कॉइल के पास, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी किसी एक डायरेक्शन के अंदर। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है दया क्या हो गया ऐसा यहाँ पर? हमने कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं लगाया, हमने कोई करंट सोर्स नहीं लगाया, तो ये करंट कहाँ से आया? तो ये बड़ा मतलब मैं कहूँ कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो जब वो मैग्नेट को दूर लेकर जाते थे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता था, बट इन ऑपोजिट सेंस, और जब वहाँ लाकर उसको रोक देते थे गैल्वेनोमीटर डिडंट शो एनी डिफ्लेक्शन। सो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैग्नेट को आगे पीछे करने से क्या हो रहा है? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विच इज एसोसिएटेड विद दिस कॉइल। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, और एक चीज़ और उन्होंने देखी कि जितनी फास्ट लेकर आ रहे थे मैग्नेट को, डिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया दूसरी कॉइल से, क्योंकि उनका मानना था कि मैग्नेट आगे पीछे करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद करंट। तो उन्होंने देखा कि क्या इस कॉइल के आगे पीछे जाने से भी ये सब होता है। तो एक करंट कैरिंग कॉइल ले ली और दूसरी कॉइल जिसमें गैल्वेनोमीटर लिया, इसको प्राइमरी कॉइल बोला, उसको सेकेंडरी कॉइल बोला। इस कॉइल को भी आगे पीछे लेकर गए
अब फिर से वही सारी कहानी दोहराई गई, फिर से वही भूतिया हरकतें होनी शुरू हो गई यहाँ पर सर्किट के अंदर कि अगर कॉयल नज़दीक आती थी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता था, कॉयल दूर जाती थी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देता था, कॉयल वहीं पर रुक जाती थी तो देयर वाज नो डिफ्लेक्शन, व्हेन कॉयल वाज मूव्ड फास्ट देयर वाज मोर डिफ्लेक्शन, व्हेन इट मूव्ड स्लो देयर वाज लेस डिफ्लेक्शन. So he concluded that whenever there is relative motion between magnet and coil or current carrying coil and magnet, there is an induced EMF in the coil which causes induced current. तो उसके बाद उनको लगा कि बेसिकली होता क्या है, करंट के साथ एसोसिएटेड अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो फ्लक्स चेंज हो रही है. तो उनको लगा कि इस फ्लक्स को चेंज करने के लिए मुझे आगे पीछे मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, भागा दौड़ी क्यों करूं. मैंने पहले ही कहा कि हम लोग बहुत लेजी हैं, तो फैराडे वाज वन ऑफ ह्यूमन बींग्स ना, तो वो भी लेजी थे. उन्होंने कहा कि मैं क्यों आगे पीछे मूव करूं इस कॉइल को, अगर मुझे सिर्फ फ्लक्स ही चेंज करनी है, व्हाई शुडंट वी यूज हेयर अ की. तो उन्होंने की को यूज़ किया. जब की क्लोज करी तब भी वही सारी कहानी हुई, जब की को ओपन किया तब भी वही सारी कहानी हुई. सो उन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हिच कॉजेज द इंड्यूस्ड करंट. और लेंज अंकल ने ये कह दिया कि ये ईएमएफ उस चेंज को अपोज करने के लिए आती है. सन किल्स फादर सुना तो होगा आपने. तो ये जो सारी प्रॉपर्टी थी किस वजह से हो रही थी, इस कॉयल के अंदर ही कुछ गड़बड़ थी, यही कुछ गड़बड़ है दया. तो ये जो कॉयल है इसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है कि ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर रखती है. ये और अगर आप इसके अंदर चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, ठपाक से आपको क्या करेगी, अपोजिशन देगी, अपोज करने की कोशिश करेगी. सो इसकी जो ये प्रॉपर्टी है वी कॉल इट सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको आप इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहते हैं, कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी कॉयल टू oppose the change in which causes change in its magnetic flux. कि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको अपोज करने की कैपेबिलिटी को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं. और नेबरिंग कॉयल में चेंज आता है इसको वो भी बर्दाश्त नहीं है, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं. सो कैपेबिलिटी ऑफ एनी कॉयल टू अपोज द चेंज इन द नेबरिंग, अपोज द चेंज इन फ्लक्स इन नेबरिंग कॉयल, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. और सेल्फ इंडक्टेंस को L से डिनोट किया जाता है विद द सिंबल L. इट्स यूनिट्स आर हेनरी. ये भी फैराडे अंकल ने हमें बताया, हमने देखा कि जितना ज़्यादा फ्लक्स करंट होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड. आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ B एंड A, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर BA cos थीटा. और B के फॉर्मूला में I हमेशा आता है. B इज डिपेंडेंट ऑन I, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट. सो इस वजह से फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वो म्यू नॉट 4 सारे कॉन्स्टेंट ब्ला 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 मिलाकर हमें क्या मिल जाता है, L. दिस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी L इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, और जिसको आप सिंपली इंडक्टेंस भी बोल देते हैं. सो दिस L इज इक्वल टू phi बाई I. इसको फ्लक्स के यूनिट्स आपको पता है वेबर्स, एम्पियर, एंड 1 वेबर 1 पर एम्पियर इज कॉल्ड 1 हेनरी. तो 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ 1 वेबर फ्लक्स चेंजेस थ्रू इट एंड 1 एम्पियर करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, तब हम उसको क्या बोलते हैं, 1 हेनरी. नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट. लेंज अंकल ने हमें इसके आगे एक नेगेटिव साइन भी दे दिया था जो हमें ये बताता था कि इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है. जिस डायरेक्शन में आप करंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इट अपोजेस दैट, ये उसको अपोज करती है. सो अगर हम यहाँ पर फाई की ये वैल्यू Li यहाँ पुट कर देंगे, सो E इज इक्वल टू डी बाई डी टी. L कॉन्स्टेंट है, इसको धक्का दे के बाहर भगा दिया जाएगा. सो E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, और L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी. अगर यहाँ नेगेटिव रखना चाहते हैं मैं यहाँ मॉडुलस लगा देती हूँ. So coefficient of self induction is also defined as induced EMF per unit rate of change of current. या आप 1 हेनरी को भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि self inductance is said to be 1 Henry if EMF induced in the coil is 1 volt by a rate of change of current 1 ampere per second. तो ये कहानी थी इसकी मैथमेटिकल कहानी. और ये जो कॉयल होती है इट इज़ जनरली मेड ऑफ कॉपर, क्योंकि हमें कंडक्टर चाहिए.
अब एक बात और है कि ये जो इंडक्टर है इट अलाउज डीसी एंड ब्लॉक एसी इन ऑपोजिट मैनर टू कैपेसिटर। कैपेसिटर एसी को अलाउ करता था और डीसी को ब्लॉक करता था। वहाँ पर मैंने कहानी रिएक्टेंस इम्पिडेंस बहुत डिटेल में समझाई। अगर आपको ये पता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस और रिएक्टेंस, कहाँ होती हैं, क्यों लिया जाता है, किसका क्या रोल है, अगर आपको ये क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। नहीं क्लियर है आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इसको देखकर भी देख सकते हैं और पहले देखकर भी इसको देख सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। तो जो इंडक्टर है इट अलाउज डीसी, इंडक्टर अलाउज डीसी एंड ब्लॉक्स एसी। ये एसी को रोकता है और डीसी को अलाउ करता है बिकॉज इट्स रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब आप कहेंगे इसमें रिएक्टेंस कहाँ से आ गई? मैंने पहले आपको समझाया, एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करवा दूं कि रेजिस्टेंस इज द रियल ऑपोजिशन विच इज गिवन बाय एनी सर्किट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और रिएक्टेंस एक इमेजिनरी ऑपोजिशन है जो सर्किट देता है किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। लाइक मैंने एग्जाम्पल दी थी कि, और एक एग्जाम्पल के तहत अगर मैं बोलूं कि आज मैं आपको पढ़ाने के लिए खड़ी हूं और मुझे इंडक्टेंस पढ़ानी है, आप मेरे साथ कैपेसिटेंस डिस्कस करना शुरू कर दें, रेजिस्टेंस डिस्कस करना शुरू कर दें, मैं वो समझाने लग जाऊंगी, ये यहीं रह जाएगा। सो दैट इज ऑपोजिशन, बट इनडायरेक्ट ऑपोजिशन। इनको मैथमेटिक्स इमेजिनरी नंबर बोलता है। लाइक दैट इंडक्टर अपोज करना नहीं चाहता, वो अपना आपको उसका इनर्शिया ओवरकम करने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है, और उसका इनर्शिया जो है वो एक तरीके से इनडायरेक्ट ऑपोजिशन है। और मैं कहूँ कि हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर की करंट भैया सपोज मैं चाहूँगी इस डायरेक्शन में फ्लो करे, ये कहेगा नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जिस स्टेट में हूँ भैया मैं उसी में रहूँगा, तो ये ऑपोजिट में फ्लो करवाना चाहेगा। तो उतनी देर में हमारा जो करंट है जिस डायरेक्शन में हम फ्लो कराना चाहते हैं वो नहीं कर पाएगा। हम अगर उस डायरेक्शन में करवाना चाहते हैं तो हमें इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को ओवरकम करना पड़ेगा, फिर जाके वो काम होगा। तो देयर विल बी अ डिले। तो ये किसकी वजह से आया? इंडक्टर की इस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ कि वो अपने अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर लेता है। एंड दिस इज नथिंग बट ऑपोजिशन, कि हमने जो करवाना चाहा उसमें रुकावट आ गई। तो इस इनडायरेक्ट ऑपोजिशन को हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं। XL इसका सिंबल है, X स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंस, L स्टैंड्स फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, कि इंडक्टर का सिंबल L होता है, इस वजह से इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड L इज सेल्फ इंडक्टेंस। और फॉर डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो इस वजह से ओमेगा 0, तो XL इज इक्वल टू 0। तो डीसी को कोई ऑपोजिशन नहीं मिलती, लेकिन एसी को जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी इंडक्टर उसको ऑपोजिशन देता चला जाएगा। सो ये कहानी है इसके इमेजिनरी ऑपोजिशन की। और सिंबल जो है वो वही सोलेनॉइड का ही सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ इंडक्टर। अगर यहाँ पर एयर है तो देर आर 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। अगर हम बात करें एयर कोर इंडक्टर्स होते हैं, और अगर बीच में हम एक सॉफ्ट आयरन कोर इंट्रोड्यूस कर दें तो उसको आयरन कोर इंडक्टर कहना हम लोग शुरू कर देते हैं। सो पीस ऑफ वायर और कंडक्टर ऑफ एनी टाइप हैज़ इंडक्टेंस। किसी भी वायर के पीस में, किसी भी कंडक्टर में हमेशा इंडक्टेंस रहती है। अब मैं कहूँ कि बाय कोइलिंग द इंडक्टेंस, बाय कोइलिंग द वायर इंडक्टेंस इज इंक्रीज्ड। किसी भी पीस ऑफ वायर, सिंपल वायर में भी इंडक्टेंस होती है, क्योंकि ऑपोजिशन तो सबके अंदर है। तो उसको मैंने लंबा कर दिया है क्योंकि लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करती है, उसका मैंने एरिया बढ़ा दिया है। बेसिकली एरिया जितना ज़्यादा होगा ऑपोजिशन ये उतनी बढ़ेगी। सो उसकी कोइलिंग करके हम उसकी इंडक्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। और इंडक्टेंस जो होती है फॉर अ सोलेनॉइड, उसका जो फॉर्मूला रहता है, जो L का फॉर्मूला रहता है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L। ये फॉर्मूला रहता है सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस का। सो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी सेल्फ इंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। सो इट इज़ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स एज स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये है। अब क्योंकि जो वायर्स हैं वो जनरली स्मॉल करंट उनके अंदर फ्लो करता है, तो हम लोग एरिया बढ़ा देते हैं, हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं। और कॉपर की जनरली ये बनी होती हैं, और मैंने पहले ही बताया कि एयर कोर होता है, आयरन कोर होता है। आयरन क्यों लेते हैं? आयरन बेसिकली सॉफ्ट आयरन, बिकॉज और क्योंकि हमें एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो लेना होता है, या फेराइट्स जो होते हैं वो लेने होते हैं, और जिनका जो मैं कहूँ कि मतलब जो
BH कर्व जो है उसके कंटेक्स्ट में हमें इसको लेना होता है, और क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है मैक्सिमम फ्लक्स इनके अंदर से पास हो, दैट इज़ वाई वी जनरली चूज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब जो मैं कहूँ कि इनको यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इंडक्टर्स जो होते हैं इनको फिल्टर्स में यूज़ करते हैं क्योंकि ये DC को अलाउ करते हैं और AC को ब्लॉक करते हैं। हम लोग सीरीज़ में रेक्टिफायर की सीरीज़ में इसको लगा देते हैं, तो DC को कह देते हैं कि जा 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 तू चली जा, AC को कहेंगे ना 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 नारे नारे ना तेरे को नहीं आने देंगे। तो ये रहता है। फिल्टर चॉक्स होती हैं, ऑडियो फ्रिक्वेंसी चॉक्स होती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी चॉक्स होती हैं। ये जो चॉक वर्ड है, चॉक कॉयल भी कोई नया वर्ड नहीं है। बेसिकली चॉक कॉयल इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड रजिस्टर। अब होता क्या है कि सर्किट्स के अंदर हमें इनको जो पावर होती है, क्योंकि अगर हम ऐसे रेजिस्टेंस लगा दें तो रेजिस्टेंस जो पावर लॉसेस बहुत करते हैं। अगर हम इंडक्टर लगा दें क्योंकि एवरेज पावर लॉस इनका 0 रहता है, दैट इज़ वाई जनरली सीरीज़ में क्या होता है कि इंडक्टर्स को लगा दिया जाता है सर्किट्स के अंदर। फिल्टर्स के अंदर ऑडियो फ्रिक्वेंसी चॉक्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी चॉक्स ये सब रहती हैं। अब अगर मैं बात करूं, अभी यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि इनकी बेसिकली 3 टाइप्स और आ गई हैं पिक्चर के अंदर, कि फिल्टर चॉक हो गया, ऑडियो फ्रिक्वेंसी चॉक हो गया। तो ये काम क्या करती हैं? और चॉक वही बोलते हैं कि करंट को हमें कंट्रोल करने का काम करना है। रेजिस्टेंस क्योंकि करंट कंट्रोल करता है, अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी जो एवरेज पावर डिसिपेशन होती है वो वर्चुअल EMF इनटू वर्चुअल करंट हो जाती है, 0 नहीं होती है। डिसिपेट पावर बहुत करता है रेजिस्टर, सो इस वजह से वी यूज़ इंडक्टर। अब अगर हम 3 टाइप्स की बात करें, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स। फिल्टर चॉक रहती है, मैं कहूँ कि पैरेलली बात कर लेते हैं, AF चॉक्स, ऑडियो फ्रीक्वेंसी चॉक्स, एंड एक होती है RF चॉक। RF चॉक क्या रहती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक रहती है। फिल्टर चॉक होती है, इसके अंदर बहुत सारी टर्न्स होती हैं। इट हैज़ मेनी टर्न्स ऑफ, मैं कहूँ कि फाइन वायर ऑन आयरन कोर एंड मेड ऑफ, मैं कहूँ कि लैमिनेटेड शीट्स। लैमिनेशंस करनी पड़ती हैं टू अवॉइड एडी करंट्स। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक कंडक्टर के पीस के अंदर इंड्यूस्ड करंट्स आ जाते हैं जिनको हम एडी करंट्स कहते हैं। तो वो एडी करंट्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं। एंड जो फिल्टर्स में इनको बेसिकली यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने पहले बात करी। और जो AF चॉक्स रहती हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी चॉक्स रहती हैं, दीज आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाई इम्पिडेंस टू ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। एंड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। मीन्स हम लोग 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। इनसे बिलो वाली को इंफ्रासोनिक कहा जाता है, हाई वाली को अल्ट्रासोनिक हम नहीं सुन सकते हैं। सो इनकी इंडक्टेंस जो रहती है वो स्मॉल होती है, इनका साइज़ भी स्मॉल होता है। और अगर मैं RF चॉक की बात करूं, दीज आर यूज्ड टू ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसीज एंड इवन स्मॉलर देन ऑडियो फ्रीक्वेंसी चॉक्स, और ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। और दे हैव मैनी टर्न्स ऑफ वायर वाउंड ऑन एन एयर कोर एंड वेरी स्मॉल इंडक्टेंस। क्योंकि हम लोग एयर कोर यूज़ कर रहे हैं, कोई मीडियम नहीं ले रहे हैं, इट इज़ वाई इनके इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। और मैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू कहूँ तो अगेन रजिस्टर और कैपेसिटर की तरह दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स्ड इंडक्टर्स एंड वेरिएबल इंडक्टर्स, दोनों होते हैं। सो द मोस्ट कॉमन ट्रबल इन इंडक्टर्स इज एन ओपन सर्किट विच कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ ओहम मीटर। इन ओपन सर्किट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है इनके केस में, जो हम ओहम मीटर से चेक कर सकते हैं। सो व्हेन इंडक्टर इज ओपन इट कैन नॉट कंडक्ट करंट। आपको पता है ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता, एंड देयरफॉर हैज़ नो इंडक्टेंस। अब जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा, ऑपोजिशन ही नहीं आएगी, तो सेल्फ इंडक्टेंस कहाँ से होगी? सो ओम मीटर रीड्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। वो कहेगा कि भैया रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। सो फॉर एन ओपन सर्किट तो ये कहानी रहती है। सो द इंडक्टर शुड बी कंसीडर्ड फ्रॉम सर्किट वाइल चेकिंग, अदरवाइज मैं कहूँ कि एनी पैरेलल पाथ में अफेक्ट ओम मीटर, और जो उसकी रेजिस्टेंस की रीडिंग है उस पर भी इफेक्ट आ जाएगा। सो ओपन
सर्किट क्लोज सर्किट टर्म का हमें ध्यान रखना होता है कि ओपन सर्किट में हम लोग अवॉइड करें कि इंडक्टर्स ना हों, अदरवाइज कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ जाती हैं। अदरवाइज इंडक्टर्स आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि चोक कॉइल्स में यूज़ होते हैं, फिल्टर्स में यूज़ होते हैं, जहाँ जहाँ आपको LC ऑसिलेशंस में यूज़ होते हैं, जहाँ जहाँ एनर्जी को स्टोर करना है, मैग्नेटिक एनर्जी का आपको बैग चाहिए, आप इंडक्टर उठा लीजिए और उसको डिलीवर करना शुरू कर दीजिए। सो ये इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट था इंडक्टर का, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में रिक्वायर्ड है, जितना हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चाहिए। और इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव इनटू द डीप सी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विद एक्टिव डिवाइसेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।